बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, सानिया काना 14 मासूम बच्चे शहीद हो गए और लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर की फ़ज़ा इंतहाई सोगवार और ये दूसरा सानिया पंजाब में हो चुका है। छोटे मासूम बच्चों की अगर बात करें तो इससे पहले जो है वो डीजी खान के अंदर 4 बच्चे जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गए थे और एक स्कूल की छत गिरने की वजह से वहाँ पर भी काम हो रहा था और 15 के करीब बच्चे ज़ख्मी थे। और उसके बाद ये दूसरा सानिया हो चुका है कि कान्हा नो के अंदर जो है वो स्कूल एक एकेडमी थी, स्कूल नहीं एकेडमी थी, और घर के अंदर एक ट्यूशन सेंटर जिसको कहते हैं उसकी छत गिरी। छत के ऊपर जो है वो मिट्टी डाली जा रही थी और 14 मासूम नन्हे फूल ज़िंदगी की बाजी हार गए और उनके वालिदैन के ऊपर एक क़यामत का लम्हा है। इंतहाई अफसरदा और परेशानी के आलम में कि बच्चों को ट्यूशन के लिए भेजा और लाशें घर आ गई। ये जो है वो इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अब इसकी गफलत किसकी है, कौन ज़िम्मेदार है, और इस मामले के ऊपर आज बात कर लेते हैं। आज की क्या सूरत हाल है और पंजाब हुकूमत ने इन बच्चों के लिए, इनके पेरेंट्स के लिए क्या किया है। और एक टीचर की अगर बात करें, वो भी बच्चों को घर के अंदर ट्यूशन सेंटर के अंदर जो है वो पढ़ा रही थी। घर के अंदर, इसको आप कह लें एकेडमी नहीं कह सकते, इसको घर के अंदर, जिस तरह घर के अंदर जो है वो ट्यूशन सेंटर खोला जाता है, तो ये लेडी टीचर थी जो ये वहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही थी। पहले उसका एक बयान सुन लेते हैं। लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज है, ट्रीटमेंट जारी है। टीचर का बयान सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। सर, ये कुदरत की तरफ से हुआ है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से जो भी मामला तुम्हें, मैं खुद भी मलबे के नीचे आई हूँ, बाकायदा मेरी अपनी बच्ची भी, मेरे जेठ के बच्चे, मेरे देवर की छोटी सी 1.5 साल की बच्ची, वो भी उधर ही मौजूद थी। लेकिन मुझे नहीं पता उनकी पोजीशन कैसी है। मेरी बच्ची को भी चोटें वगैरह आई हैं। सर पे कंस्ट्रक्शन का काम ज़रूर हुआ है, मैंने छत पक्की करवाई है क्योंकि माली हालात इतने ठीक नहीं थे कि हम वो लेंटर वगैरह डाल सकते या दोबारा से सारी कंस्ट्रक्शन करवा सकते। मैं खुद मेहनत मजदूरी करती हूँ। जो मेरे हस्बैंड हैं वो फ्रूट की रेडी लगाते हैं। मरियम नवाज़ साहिबा ने उनको रेडी नहीं दी हुई, वो वैसे ही घर के पास ही रेडी लगाते हैं। 200-400 रुपये उनकी बचत आती है। मैं खुद अपने घर का सिस्टम चलाती हूँ। मैं खुद बाकायदा छुट्टी दे देती होती हूँ। मेरे घर में कोई इस तरह का मामला भी हो, लाइट भी गई हो, तो मैं बच्चों को छुट्टी दे देती हूँ। मैं बच्चों को बस में नहीं। नाज़रीन, आपने बात सुन ली टीचर की, और टीचर ने कहा है कि माली हालात इतने बेहतर नहीं थे। खावंद रेडी बान है, ख़ुद जो है वो ट्यूशन सेंटर जो है वो चलाकर घर के अंदर गुजारा कर रही थी और अल्लाह की तरफ से हुआ है, जानबूझकर नहीं किया। अपनी बच्ची, देवर की बच्ची, जेठ की बच्ची, वो भी वहाँ पर थी। बहरहाल जो है वो इस पूरे मामले के ऊपर हम बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आज के इस प्रोग्राम में हमारी टीम की जानब से, लाहौर रंग की टीम की जानब से इस तमाम इसको भरपूर तरीके से कवरेज किया, इसकी कवर की गया, इसको कवर किया गया इस सानिया को, और जो है वो बात पहुँचाने की कोशिश की गई पंजाब हुकूमत तक, ताकि इसके ऊपर आला काम नोटिस लें और इस मामले की तहकीकात करें। मेरे साथ मौजूद है जनाब शाहद रिजवी साहब, सीनियर क्राइम रिपोर्टर है। वेलकम कहते हैं जी आपको प्रोग्राम में। फ़ख्र अब्बास साहब, नुमाइंदा लाहौर रंग, इन्होंने भी आज कवर किया है। फ़ख्र साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं। और बिलाल मिर्ज़ा साहब, नुमाइंदा लाहौर रंग, इस वक्त स्पॉट के ऊपर मौजूद है और वहाँ पर जो है वो क्या सूरत हाल है उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। बिलाल मिर्ज़ा साहब, इस वक्त आप क्या मनाज़र वहाँ पर देख रहे हैं, किस तरह का यहाँ पर जो किस तरह के हालात हैं? बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। इस वक्त मैं जो स्पॉट पर मौजूद हूँ और मेरे बिल्कुल आप पीछे वो बदकिस्मत घर दिखाई दे रहा होगा जिसकी गुज़श्ता रात छत गिरने से 14 मासूम जिंदगियां जो हैं वो निगली जा चुकी हैं। और आपको इल्म ही होगा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से भी इसकी भरपूर जो है वो मजम्मत की गई है और आज उनकी सरबराही में इजलास भी तलब किया गया था। और वाकई में जो मुल्ज़मान हैं उनको कैफरे करदार तक पहुँचाने की भी हदायत जारी कर दी गई। अब तक FIR दर्ज हो चुकी है जिसमें 5 मुल्ज़मान को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार भी कर ली गया। अभी से कुछ देर कबल DIG ऑपरेशन जिशान और उनके साथ चीफ सेक्रेटरी और दीगर पुलिस का अमला भी यहाँ पर मौजूद था। उन्होंने जाए वकूए का तफसीली जो है यहाँ पर तफसीली दौरा करने के बाद घर को जो है एक मरतबा फिर से सील कर दिया है। अभी के यहाँ पर हर आंख अश्कबार दिखाई दे रही है, ये 100 का समा दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको बताऊं, ये लाहौर का दूसरा बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ जहाँ पर
14 जिंदगियां मासूम जो हैं वो निकली जा चुकी हैं और 5 शदीद जख्मी हैं और इनको पढ़ाने वाली जो ट्यूटर भी है वो भी शदीद जख्मी हुई है। लेकिन अहले इलाका से जब मेरी यहाँ पर बातचीत हुई है तो पता ये लगा कि ये अकेडमी कोई महीना 2 महीना या 4 माह पुरानी नहीं है, बल्कि ये 12 साल से यहाँ पर अकेडमी चलाई जा रही है। और पिछले 20 साल से यहाँ पर ये जिस घर में वाकया पेश हुआ है, यहाँ के बासी जो हैं पिछले 20 साल से इस इलाके के अंदर मुकीम है और 12 साल से यहाँ पर अकेडमी चलाने का सिलसिला भी जारी है। और ये यहाँ के जो अकेडमी पढ़ाने वाली टीचर मोहतरमा है वो करीबी यहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल में टीचर्स भी हैं, पढ़ाती हैं। और ये वाकया होने से कबल भी यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर बच्चे पढ़ते थे, लेकिन ये घर में जेर तमीर का काम जो जारी था उस दिन बच्चे भी कम आए, बल्कि बच्चे यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर पढ़ाई करने के लिए आते हैं। और ये एक मुतवस्सित सा इलाका है जहाँ पर तमाम जो यहाँ के रहायशी उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। और दूसरी जानब अगर मैं आपको बताऊं तो हुकूमत की जानब से जो मामले खसूसी हैं, पंजाब हुकूमत के ज़िशान मलिक उन्होंने भी आज दौरा किया और उन्होंने लवाहिकीन को जो मुतासरा ख़ानदान है उनको 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान किया और ज़ख्मी होने वाले जो बच्चे हैं उनके घर वालों को जो है 5-5 लाख रुपए देने का वादा किया है। लेकिन यहाँ पर इंतहाई अफसोस का समा बरकरार है, हर आंख अश्कबार है, लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं, छोटी छोटी जिंदगियां हैं। जिनके बच्चे अपने खालके हकीकी से जाके मिले हैं वो तो इस दुख और कुर्ब की घड़ी से गुजर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रहने वाले जो बासी हैं वो भी इस वक्त शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं और अपने बच्चों को देखकर हर आंख जिससे भी अगर वाकई की इंटेरोगेशन करने की कोशिश करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बच्चों के लिए जो है इंसाफ की दुहाइयां देते हैं। यहाँ पे लोगों का जो रद्द अमल है वो मिला जुला दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जो हैं वो मुतासरा जो घर है, जिस घर के अंदर ये वाकया पेश आया, कोई उनको कसूरवार ठहरा रहा है या कोई नहीं भी ठहरा रहा है। उनका ये कहना था कि उनकी अपनी फैमिली के बच्चे भी मौजूद थे, जैसा कि आपने प्रोग्राम के अंदर रिकॉर्ड ये भी चलाया भी है कि उनके जेठ का बच्चा और उनकी अपनी बेटी और ट्विटर खुद भी यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन यहाँ के इलाका की तरफ ये उठाया जा रहा है कि जब अकेडमी के अंदर काम जारी था तो बच्चों को छुट्टी क्यों नहीं दी, बच्चे ठीक है। बिलाल मिर्जा साहब साथ ही रहिएगा, दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, साथ ही रहिएगा, दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। शाहिद रिजवी साहब क्या कहेंगे आप? आज आपने वहाँ पर कवरेज की है सारी और कवर किया है, मामले को देखा है, खुद वहाँ पर गए थे आप वकूआ के ऊपर, तो आपको क्या लगता है कि ये वाकई किसी की गफलत है? इतना बड़ा खमियाजा वालिदैन ने भुगता, काम छत का ऊपर हो रहा था, मिट्टी डाली जा रही थी, तो क्या ऐसी सूरत हाल में एक इंसानी अक्ल ये कहती है कि जब काम हो रहा है तो घरों के अंदर भी हम जो है वो साइड पे ही हो जाते हैं? आपने कोई पेंट करवाना हो, आपने अपने बच्चों को साइड पे कर लेते हैं कि चलो ये काम मुकम्मल हो जाए, या कोई दूसरा तमीराती काम हो। तो क्या इस पूरे वकूआ के ऊपर आपको क्या लगता है, गफलत है किसी की, और ओवरऑल क्या सूरत हाल आपने वहाँ पर देखी? देखिए मियाँ साहब, पहले तो बात यह है कि जैसे आपने ख़ुद भी कहा कि पूरा लाहौर, यानी वो इलाका तो है ही गमज़दा, लेकिन उसके अलावा पूरे लाहौर में सोग की फ़िज़ा है हर तरफ। बिल्कुल ऐसे यही कहा जा रहा है कि 14 मासूम बच्चे जो नन्ही कलियाँ थी, जिनके सुहाने ख्वाब थे कि बड़े होकर कुछ बनेंगे, वो बनने से पहले ही मरो मिट्टी तले दब गए जाके। अब जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि ये इसका ज़िम्मेदार कौन है, क्या इनको ये एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए थी या नहीं, तो बिल्कुल देखें, अगर हम अपने घर में कोई काम शुरू करेंगे, हमें पता है कि इसका नुकसान हो सकता है, तो हम उससे बचने के लिए कोई चीज़ अपनाएंगे। अब इनको पता है कि ये ऊपर जो है मिट्टी डाल रहे हैं। आपने घर का विजिट भी किया है, तो क्या छत के ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी डाल दी थी? बिल्कुल ऐसे ही है कि ज़रूरत से ज़्यादा। छत के जो टीयर जिसको कहते हैं, जी जी, वो बसीदा थे? नहीं, वो टीआर तो बसीदा नहीं थे, लेकिन जो टाइल इतना वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो बारीक होती है। अगर उस पर कोई ऐसी वज़नी चीज़ उससे डबल रखती जाए तो वो टाइल टूट जाती है, क्योंकि आजकल मटेरियल आपको पता है इतना मजबूत नहीं है। जैसे जैसे दौर जदीद आता जा रहा है, बजाय मटेरियल में मजबूतियाँ आने के, कच्चा ये जो टाइल वगैरह हैं या ईंटें हैं, ये बनती चली जा रही है। इसमें भी ए क्वालिटी, बी क्वालिटी और सी क्वालिटी। अब पता नहीं ए क्वालिटी की टाइल थी या बी या सी, तो ज़रूरत से ज़्यादा वो मिट्टी उसके ऊपर डाली गई, जिसकी वजह से वो एकदम ज़मीन बोस हो गया। 32 बच्चे जो है तकरीबन ये बताए जा रहे हैं। जब मेरी बात हुई, एक शहजाद नामी जो शख्स था जिसकी बेटी अपने भाई के साथ पढ़ने गई थी, उस बच्ची की तकरीबन 5 साल उम्र थी, जो कहते हैं कि दूसरी क्लास की तालबा थी, उसका भाई वो तीसरी क्लास का तालिब इल्म था, और वो भी ख़ुद भी ज़ख्मी हुआ। वो कहता है बच्चा कि मेरे पाँव पे जो है लोहे का वो रॉड लगा, सरिया लगा, जिससे वो ज़ख्मी हुआ। उसके चेहरे पर भी ज़ख्म आए हैं। तो वो यही कहते हैं कि वो कमरा बहुत छोटा था। मैंने देखा है तकरीबन 1.5 से 2 मरले का वो घर है, जिसके अंदर टोटल 3 कमरे थे,
2 रिहायशी थे, एक किचन बना हुआ था, एक वॉशरूम बना हुआ है, और बड़ी कंजस्टेड सी जगह थी, और ज़मीन के ऊपर सारे वो बच्चे बैठे हुए थे। तादाद उस कमरे की वो तादाद बच्चों की नहीं थी जिसमें उनको बिठाया गया था पढ़ाने के लिए। एहतियाती तदाबीर उनको अपनानी चाहिए थी, बच्चों को कम से कम 1 दिन या 2 दिन छुट्टी दे देते। ये अपने छत जो बना रहे थे इसमें मिट्टी डाल रहे थे। अच्छा, इसमें मिस्त्री एक और मजदूर कितने थे? और ज़ाहिर है मिस्त्री को आइडिया होता है कि छत के ऊपर कितना वज़न डालना है। देखिए, वो छत जो कमरा जो था, मेरा ख्याल वो 8 से 10 फुट का था, यानी 8 फुट उसकी चौड़ाई होगी, 10 फुट उसकी लंबाई हो सकती है। तो उसके ऊपर कम से कम 3 से 4 बंदे जो थे ना वो चढ़े हुए थे। ऊपर बंदे भी थे जी 3 से बिल्कुल, 4, और मट्टी भी डाली जा मट्टी डाली जा रही है, मट्टी। क्योंकि बंदों का भी वज़न आपको पता ज़्यादा है, फिर मट्टी का भी वज़न ज़्यादा। मैं शायद इस वक्त दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। इस मामले के ऊपर एक मरतबा फिर जो है वो बिलाल मिर्ज़ा साहब की तरफ चलते हैं। बिलाल मिर्ज़ा साहब, एक तो मुझे ये बता दें कि क्या ये जो छत के ऊपर मट्टी डाली जा रही थी तो कोई मिस्त्री साथ था, मजदूर कितने थे? क्या जब भी हम घरों में काम करवाते हैं या कोई तमीराती काम होता है तो मजदूर या फिर मिस्त्री की अगर बात करें तो वो पूरा एक ठेकेदार होता है और उसको पता होता है, आइडिया होता है, तो क्या पता नहीं लगा क्या हुआ? इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मियां साहब, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जब इस घर की तमीर का अमल शुरू था तो बच्चे 20 से ज़्यादा तादाद में बच्चे जो थे वो नीचे बैठ के पढ़ रहे थे, तो किसी एक को भी ये अकल ना आई कि बच्चों को जो है आज छुट्टी दे दी जाए और इन ये भी बात है, जिंदगियों को बचाया जा सकता था। अब आप सवाल तो ये था, ये कुछ बताया ये जा रहा है, यहाँ के इलाका मकीन का ये कहना है कि उनके घर में कुछ फर्द मौजूद थे और उनके घर में जो मिस्त्री लगा हुआ था। और जब आप अंदाजा इस बात का ये लगाया जा सकता है, जब मेरी माहिरीन से बात हुई तो उनका कहना था कि जब मट्टी और ईंटें टाइलें जो थी उनका वजन बड़ा है तो वो जो पीआर था, वो जो बॉर्डर था वो। बिल्कुल ठीक है, साथ ही रहिए बिलाल मिर्ज़ा साहब, साथ ही रहिएगा। आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। इस पूरे मामले के ऊपर जो है वो बात करते हैं। फ़ख्र अब्बास साहब, इन्होंने आज एक्सक्लूसिव टॉक की है, बात की है टीचर के साथ, और वो इस वक्त लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज है, क्योंकि कल से ख़बरें चल रही थी और टीचर का मौक़िफ़ सामने नहीं आया था, वो ख़ुद भी ज़ख्मी है। इसके ऊपर फ़ख्र अब्बास साहब आपने बात की, क्या लगा आपको, क्या समझते हैं आप? मियां साहब, आज सुबह जब हम टीम के साथ वहाँ पे पहुँचे हैं तो एमएस से मुलाकात के बाद हमने खातून जो हैं उनसे मुलाकात भी की, तो उनका कहना था कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो असूली तौर पे जब हम अपने कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो हम पहले एहतियाती तदाबीर को अपनाते हैं। इनकी जानब से सबसे बड़ी गलती जो की गई है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की गई है, जिस वजह से ये सान्या पेश आया। और दूसरा, इस सान्या के पेश आने के बाद रेस्क्यू टीमें जब मौके पर पहुँची हैं तो गलियाँ तंग होने की वजह से रेस्क्यू टीमों को भी पहुंचने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। आज जब हम गुजरे हैं वहाँ पे गलियाँ इतनी तंग हैं कि एक गाड़ी गुजर रही हो तो साइड पे गुजरने वाला जो मोटरसाइकिल सवार है उसको भी मुश्किलात का सामना था। तो इसमें हम रेस्क्यू या पुलिस अदारों को नहीं कह सकते हैं कि उनकी जानब से कार्रवाई बर वक्त नहीं की गई। रेस्क्यू की टीमें भी बर वक्त पहुंची हैं। स्कूल टीचर के मुताबिक भी ये वाक़या जो है तकरीबन 4:45 के पे हुआ है। इसी दौरान ही रेस्क्यू को भी अप्रोच किया गया। रेस्क्यू और पुलिस की टीमें जो हैं वो बर वक्त पहुंची हैं वहाँ पे, उनकी जानब से कार्रवाई की गई, लेकिन गलियां तंग होने की वजह से रेस्क्यू टीमों को भी वहां पे पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज भी दिन भर पुलिस ऑफिशियल्स की जानब से वहां पे दौरे किए जाते रहे। घर को भी सील कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी की जानब से भी दौरा किया गया। सीसीपी और लाहौर ने भी दौरा किया, जाए वकूवा का जायजा भी लिया, सारे इंतजाम भी वहाँ पे देखे उन्होंने कि क्या सूरत हाल इस वक्त चल रही है। और इस वक्त अगर हम वहाँ के इलाके की बात करते हैं तो इलाके की सोगवार फजा जो है वो घरों में लोग मुतद्दद जो थे उनका ये कहना था कि हमारे घरों में भी खाना नहीं बनाया। मजमूई तौर पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें 13 ख़ानदान जो हैं वो मुतासर हुए हैं। अगर हम इसमें बच्चों के हवाले से बात करें तो एक ख़ानदान के 3 बच्चे जो थे वो शहीद हुए हैं, 2 बेटियां और एक उनका बेटा था। आगे हम बात करते हैं तो 2 फैमिलीज़ के 2 बच्चे थे, जबकि 6 फैमिलीज़ के एक बच्चा था। और ज़ख्मी होने वालों के हवाले से बात की जाए तो एक फैमिली के 3 बच्चे थे, जबकि 2 फैमिलीज़ का एक बेटा और एक बेटी थी, जिसमें इनके अपने बच्चे भी शामिल हैं। और फ़ज़ा तो जो है वो इलाके की सोगवार है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो है सूरत हाल वो भी कुछ वहाँ पे ठीक नहीं थी। हर शहरी जो है परेशान है। आज अगर आप ठीक है, बिल्कुल दोबारा आपकी तरफ आता हूँ जी। यहाँ पर नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक। नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है जो है वो लाहौर रंग के एंकर पर्सन प्रोग्राम हेल्थ जोन और नुमाइंदा लाहौर रंग मोहसिन अलवी साहब ने भी इसको कवर किया है और जो सूरत हाल इस वक्त ज़ख्मी बच्चे हैं उनकी सूरत हाल के हवाले से पूछते हैं। और दूसरा ये भी सवाल करेंगे कल जो है वो कान्हा का THQ अस्पताल है वहाँ पर इलाज मुआवजा कैसा था, इसके ऊपर मोहसिन अलवी साहब क्या कहेंगे आप? भैया साहब, सबसे पहले तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो कल पेश आया। अब ये जिस जगह के ऊपर ये वाक़या पेश आया उसके सबसे करीबी जो अस्पताल है वो THQ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कायनात है, उससे थोड़ा आगे आए आप कुछ किलोमीटर आगे तो वहाँ पर जनरल अस्पताल है। लेकिन जब ये वाक़या पेश आया तो जारी बात सबकी यही प्रायोरिटी थी कि फौरी तौर पर इनको इब्तदाई तबी इमदाद बच्चों को फराहम की जाए। एक तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि 20 के करीब बच्चे और एक खातून टीचर जो है वो इसके नीचे मलबे की तरह दबकी थी, जख्मी हुई हैं। उनको फौरी तौर पर THQ अस्पताल में मुंतकिल किया गया। अमूमी तौर पर THQ में इतनी फैसिलिटीज नहीं होती है कि वहाँ पर रोड एक्सीडेंट और ट्रॉमा के जो पेशेंट हैं उनको कैटर किया जा सके, लेकिन ये लाहौर के अंदर है और फौरी तौर पर इंतजामिया हरकत में आई तो यहाँ पर कोशिश की गई कि जितने बच्चे यहाँ पर लाए गए हैं उनको इलाज किया जाए। उसमें जो है सबसे बड़ी बात ये थी कि 14 बच्चे जो है वो डेड रिसीव हुए हैं, यानी जब उनको स्पॉट से अस्पताल लाया गया तो बच्चे पहले ही जान की बाजी हार चुके थे, उनको अस्पताल में किसी किस्म की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं रही थी। 14 बच्चे जो हैं जो अस्पताल इंतजामिया उनके मुताबिक जब उनको अस्पताल के अंदर दाखिल किया गया अस्पताल की प्रेमिसेस में तो डॉक्टर्स ने जब उनको देखा तो वो रिसीव डेड थे, रास्ते में ही दम तोड़ गए या जब मलबे के नीचे आए हैं तब वो मासूम जाने अल्लाह को प्यारी हो गई। 6 बच्चे ऐसे थे जो जख्मी हालत में अस्पताल लाए गए और एक खातून टीचर, ये कुछ मामूली जख्मी थे, कुछ ज्यादा संजीदा नौयत के जख्म इनको नहीं थे। तो ऐसे जख्मों को THQ लेवल के ऊपर जो है कैटर किया जा सकता है, ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। और 6 बच्चों में से 2 बच्चों को तो फौरी तौर पर अस्पताल से वापस भेज दिया गया इब्तदाई तबी इमदाद के बाद, और जो 3 बच्चे थे उनको रात जो है कोई 11 बजे के करीब, इससे आगे पीछे थोड़ा सा, उनको भी डिस्चार्ज कर दिया गया। एक बच्चा जो है उसको सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक जो अपने साथ ले गए चिल्ड्रन अस्पताल, वो भी वहीं पर मौजूद थे। ख्वाजा इमरान नज़ीर वहाँ पर मौजूद थे, CO हेल्थ लाहौर और दीगर पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे, जो पार्लियामेंट सेक्रेटरीज हैं वो भी वहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो ख्वाजा सलमान रफीक ने एक पेशेंट बच्चा है उसको मजीद टेस्टिंग के लिए अपने साथ लिया और उसको चिल्ड्रन अस्पताल शिफ्ट किया। वहाँ पर जो है उसके जो टेस्ट वगैरह किए गए और उसकी हालत से पहले से काफ़ी बेहतर बताई जा रही थी और आज उसको डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। और एक खातून टीचर जो है वो जनरल अस्पताल के अंदर जेर इलाज है, क्योंकि उनको हेड इंजरी हुई थी तो उनको फौरी तौर पर डॉक्टर्स ने ये रेफर किया था कि उनको जनरल अस्पताल लेके जाएं, तो उनको जनरल अस्पताल शिफ्ट किया गया। हेड इंजरी के बाद वहाँ पर उनका इलाज मुआवजा किया जा रहा है। आज ये आप वीडियो देख रहे हैं, हमने बनाई है, हमारे चैनल ने इसको सबसे पहले चलाया था और इसमें वो खातून खुद बता रही है जो टीचर हैं कि वो वहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही थी, कोई छत जो है अचानक ऊपर उनके जो ऊपर आके गिरी और बच्चे जो उनके नीचे, खुद उनकी अपनी बेटी, उनके जेठ और देवर के बच्चे, 1.5 साल की एक मासूम बच्ची भी उसके अंदर शामिल थी जो मलबे के नीचे आए हैं और खुद खातून टीचर भी मलबे तले दब गई थी। लेकिन उनका ये कहना है कि जैसे भी हम बात कर रहे थे कि वहाँ पर हुआ क्या, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो उनका ये कहना था कि कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा था, मुकम्मल हो चुका था। अब जो है ऐसा कोई काम नहीं था कि हम ये कहें कि मजदूर या मिस्त्री वहाँ पर काम कर रहे थे। अगर ऐसी सूरत हाल होती तो उनका ये कहना है कि वो पहले ही बच्चों को छुट्टी दे देती थी, लेकिन अब जब जिस दिन ये छत गिरी है तो उस दिन उनका कहना है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो रहा था। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक छत के ऊपर मिट्टी डाली जा रही है और नीचे उसी छत के नीचे 20 से 25-30 बच्चे बैठे हुए हैं, तो आपको लगता नहीं है कि ये थोड़ा सोचना चाहिए था उस वक्त के आज ना ट्यूशन के लिए बच्चों को बुलाया जाता? साहब आपकी बात तो 100% ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, हम में से कितने लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने TR गार्डन की छतें देखी हुई हैं? तकरीबन सब ने देखी हुई हैं और अभी भी कुछ घरों के अंदर मौजूद होंगी और उनके ऊपर वजन भी होता है, काफ़ी ज़्यादा वजन डाला जाता है, लेकिन वो छतें कभी गिरी नहीं है। बहुत कम आपने सुना होगा कि गार्डन टूट गया या TR टूट गया। सबसे पहले मैं जो समझता हूँ जिस मुद्दे के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि अगर कंस्ट्रक्शन हो गई थी, 1-2 दिन पहले भी काम हुआ तो पहले उसे पक्का होना देते। लेकिन ये देखें कि जिस कंपनी की वो TR थे, वो गार्डर थे, उनको पकड़ने की ज़रूरत है कि ये इतना नाकिस मटीरियल आपने बनाया कि जो डालने के अगले दिन टूट गया। कितनी बार हमने सुना है कि किसी छत का TR टूट गया या गार्डर टूट गया वजन की वजह से। वो तो डिजाइन इसलिए किए जाते हैं कि उनके ऊपर वजन डाला जाए। उनको बनाने का मकसद ये होता है कि उनके ऊपर मिट्टी भी आएगी, टाइलें भी आएंगी, उसके बाद लोग भी ऊपर घूमे फिरेंगे। उनका तो मतलब ये है। तो इसका मतलब है कि जो कंपनी बना रही थी उन्होंने सब स्टैंडर्ड बनाया,
उन्होंने खैर मेरी कंपनी क्या है कि मजदूर लगा था और एक मिस्त्री था वहां पर, और एक घर के अंदर जो है वो स्कूल ये बच्चों को स्कूलिंग की जा रही थी उनकी। उसको देखने की जरूरत है कि वो किस मटेरियल के बनाए गए थे, वो स्टैंडर्ड था उनका, ये सब स्टैंडर्ड थे जिनको लगाया गया। जो टीयर गार्डर डाले गए थे छत के अंदर, उनको वो डालने का मतलब ये होता है कि हम लेंटर नहीं डाल सकते तो इसके साथ काम चलाएंगे। ये टीयर गार्डर जो है ये वजन उठा लेंगे। वो ऑब्वियस बात होती है कि उसके ऊपर मिट्टी भी डाली जाएगी, उसके ऊपर टाइलें भी लगाई जाएंगी, उसके ऊपर सीमेंट है वो भी डाला जाएगा, लोग भी उसके ऊपर फिरेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो मटेरियल वहां पे टीयर गार्डर वगैरह का डाला गया वो सब स्टैंडर्ड था। वो कंपनी को देखने की जरूरत है कि उन्होंने किस स्टैंडर्ड का वो सारा कुछ बनाया था, जो अपना मकसद पूरा करने में अभी 2 दिन हुए डाले हुए तो वो टूट गया। बिल्कुल इसमें जो है वो तो ये नई छत बनाई गई थी? जी बिल्कुल, ये नई कंस्ट्रक्शन हो रही थी, नई छत थी, अभी उसके ऊपर मिट्टी डाली है। या फिर पुरानी छत थी और उसके ऊपर मिट्टी डालकर पानी से बचाव के लिए बंदोबस्त किया जा रहा था, जैसे कि मानसून शुरू होने वाला है? नहीं, हमारी जो बात हुई है, जो खातून टीचर जख्मी हुई है, उनका वीडियो बयान में भी उन्होंने कहा कि हमारे पास लेंटर डालने के पैसे नहीं थे तो हमने ये टीयर गार्डर की छत डाली। तो इसका मतलब नहीं बनाई उन्होंने। और ये एक बहुत अहम पॉइंट आपने उठाया। ये एक अहम पॉइंट है कि ये अगर नई छत है और नए टीयर थे और उसके अलावा ये छत अगर नहीं बनाई गई तो फिर तो इसके ऊपर भी एक सवाल है। बहरहाल ये भी तो हो सकता है ना कि मिट्टी बहुत डाल दी गई हो। नहीं, मैं साहब अगर आप तस्वीरें देखें उसकी तो ये नहीं लग रहा कि इतनी ज्यादा मिट्टी डाली गई है। टीयर गार्डर की छत बहुत ज्यादा वजन उठाने की कैपेसिटी रखती है। इस तरह नहीं होता कि आपने 2-3 जो मान जो मिट्टी ज्यादा डाल दी तो वो छत गिर जाएगी। टीआर गार्डर का मतलब ये होता है कि उसने वजन उठाना है, और वो छत देख के लग नहीं रहा कि उसके ऊपर कौन सा दूसरी छत थी, एक ही तो छत है, उसके ऊपर मिट्टी डाली, उसके ऊपर टाइलें लगाई, तो सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज हुआ है, कंपनी ने बनाया है, उसको पकड़ने की जरूरत है। इस तरह तो जितने घरों के अंदर, जितनी छतों के अंदर वो टीयर गार्डर इस्तेमाल हुए हैं तो वो तो सारे रिस्क के ऊपर है। कल को किसी और की छत भी गिर जाएगी, फिर हम किसको कसूरवार ठहराएंगे? जी ठीक है, साथ ही रहिएगा मोहसिन अलवी साहब, साथ ही रहिएगा। जी शाहद रिजवी साहब, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? ये एक नई बात सामने आ गई है कि टीचर ने ये कहा है कि ये तो छत नहीं हमने बनाई है। देखिए मियां साहब, बात फिर वहीं पे आती है कि जब मैं वहाँ उस जगह पे गया हूँ, मैंने जाके देखा तो जो उन्होंने दीवारें जहाँ से छत शुरू होती थी ना, जिस पे टीआर रखा हुआ था, ठीक है, उनमें भी दरारें पड़ी हुई हैं। तो अच्छा, ये मतलब वो अगर वो कह रही ये है नाकस तो, मटीरियल लगता है आपको इस्तेमाल? मैं वही तो आपको पहले भी बताया कि ये जो टाइल्स हैं उसकी अब क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी कि ए क्लास थी, बी क्लास थी, सी क्लास। अगर ए क्लास होगी तो मजबूत होगी, उसमें मजबूत मटेरियल होगा, बी होगी तो उससे कम होगा, सी होगी तो बिल्कुल ही हल्का सा होगा, जिसको यानी ऐसे अगर उंगली भी लगाए तो वो टूट जाएगी। नहीं, लेकिन शायद से सवाल एक ये है कि अगर टीयर गार्डर की अगर बात करें तो वहाँ पर जो मटेरियल लाया गया है हो सकता है वो इतना नाकस हो तो उसने वजन ही नहीं उठाया। देखिए ना, अब तो ये चेक करना पड़ेगा ना कि क्या जो घर के मालकान है, जिनका घर है, जिन और जो टाइल डाली गई है वो कौन सी टाइल थी, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, कौन सी है? ये तो अब ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। इनको जो ज़िला इंतज़ामिया के लोग हैं या दूसरे मुख्तलिफ महकमे के लोग हैं तो वो चेक करेंगे कि क्या ये मटीरियल की क्वालिटी अच्छी थी और टाइल क्या अच्छी इस्तेमाल की गई थी। और मैं कहता हूँ कि ये इसमें किसी न किसी जगह कोई चीज़ ऐसी है कि ये हम कहें कि ये बिल्कुल ये अगर ये इसमें कोई फॉल्ट नजर आया तो मैं, आपने तो घर का विजिट किया है, बिल्कुल मैं वही आपको इस बदकिस्मत घर का, तो इसके जो द्वारें उसको कैसा देखा है? मैंने द्वारें बिल्कुल ठीक खड़ी थी। मैं वही तो बता रहा हूँ, जहाँ वो उसका दीवारों का लेवल था ना, वो उस पर जो है दरारें जो पड़ी हुई थी, दीवारों के ऊपर दरारें पड़ी हुई थी, मैंने सारी तरफ देखा है। अब हमारे पास फुटेज भी आप देखेंगे, हमारे कैमरामैन ने भी दिखाया कि वो सारी दीवारें जो है। जी मोहसिन अलवी साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? ये साहब गुजारिश ये है, शायद रिजवी साहब बड़ी आइडियल बात कर रहे हैं, लेकिन मुअज़्ज़म माशरों के अंदर होता है। वो जिसके बच्चे मर गए, जिस खातून टीचर की खुद बेटी, उसके नंद और जेठ के बच्चे नीचे थे, वो चाहेंगे छत गिरेगी। अब उन कंपनियों को कोई हाथ नहीं डालेगा। अगर टीयर गार्डर नाकस थे, अगर सीमेंट नाकस था, कितने आप पूरे पैसे ले रहे हैं सीमेंट के, आप 2 नंबर सीमेंट बना के दे रहे हैं, आपने तमाशा बनाया हुआ लोगों को, और इनको जिन्होंने रोकना है वो सारे के सारे इनसे कमीशन लेते हैं। कौन रोकेगा उनको? कौन पूछेगा? वो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनसे कोई नहीं पूछेगा। आप पूछे ना जाके टाइल किसने बनाई थी, बट्टे वाले को पकड़े, वो सीमेंट किसने दिया था उसको पकड़े, टीयर गार्डर टूटा है तो उसको पकड़े। नहीं, लेकिन अभी तक एक मिस्त्री, मजदूर और जो मालकान घर के हैं उनको पकड़ा है। तो आप समझते हैं कि पंजाब हुकूमत अगर इन्वेस्टिगेशन करेगी कहाँ से खरीदा गया, कौन सा सीमेंट था, तो इसकी भी तो तहकीकात आप समझते कि होनी चाहिए, आला सतही कमेटी बनाई जाए तो उनको लेबोरेटरी में ले जाए, देखें कि वो सीमेंट जो है
अगर तो सीमेंट की वजह से, टाइल टूटने की वजह से, टीयर गार्डर टूटने की वजह से, तो वो किसी ने तो बनाया ना, तो किसी ने तो अप्रूव किया होगा कि आप बनाएंगे स्टैंडर्ड के मुताबिक है। तो वो जितने घरों में इस्तेमाल हुआ वो सारे के सारे इस वक्त रिस्क के ऊपर है। कल को कोई और छत गिरेगी, उनको कौन पूछेगा? इन ये कंपनियों को जो ये मटेरियल बनाती हैं, जो सब स्टैंडर्ड सीमेंट बनाते हैं, जो सब स्टैंडर्ड टीयर गार्डर बनाते हैं, जो भट्टा मालकर जो है वो 2 नंबर टाइलें और ये ईंटें इस्तेमाल करते हैं, तैयार करते हैं और महंगे दामों बेच देते हैं, उससे कौन पूछेगा? किसी ने तो उनको अप्रूव किया ना कि आप ये मार्केट में सामान दे सकते हैं, तो उनको अप्रूव करने वालों को, बनाने वालों को कौन पूछेगा? अब जिसके अपने बच्चे नीचे हैं, जिसकी रोजी रोटी ट्यूशन के साथ चलती है, आप उससे देखें, आप उसके साथ क्या कुछ होगा, आप देखते जाएं। वो थोड़ी चाहेगी कि मेरी छत गिर जाए और मेरा सारा कुछ नहीं, लेकिन मोहसिन अलवी साहब, ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि एक दिन आप काम करवा लें और आप बच्चों को छुट्टी दे दें, आप काम करवा लें तसल्ली के साथ बेहतरीन करके, अगले दिन आप बुलाएं बच्चों को? बिल्कुल। कोई FSC के, कोई मैट्रिक के, कोई एग्जाम हो रहे थे कि तैयारी करनी है, 6 से 8 साल के बच्चों ने क्या पढ़ना होता है, मुझे बताएं। उनसे मैंने सवाल पूछा कि जब काम हो रहा था तो आप वहां पे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते? उन्होंने कहा कि काम नहीं हो रहा था। जो उनके अल्फाज, उन्होंने कहा ये झूठ है कि वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, वो तो हो चुका था। वो जब होता था तो मैं छुट्टी देती थी बच्चों की। नहीं, कल ये जब हुआ हुआ है ये वाकया, वो उस वक्त कोई काम नहीं हो रहा था, मट्टी नहीं डाली जा रही थी? उनके मुताबिक नहीं थी, लेकिन इसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उनके मुताबिक मैं पूछ रहा हूँ, टीचर, खातून टीचर के मुताबिक क्या वो कह रही हैं कि वहां पर मट्टी नहीं डाली जा रही थी? मैंने उनको कैटेगोरिकली पूछा कि जब वहाँ पे काम हो रहा है तो क्या आप वहाँ पे बच्चों को पढ़ा सकती थी? ये तो रूल के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ये झूठ है कि वहाँ पर काम हो रहा था, वहाँ पर काम नहीं हो रहा था। ठीक है, साथ ही रहिएगा, साथ ही रहिएगा। जी शाहिद रज़ीव साहब, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? मियाँ साहब, अगर जैसे हमारे जो मोहसिन अलवी साहब ये कह रहे हैं कि काम वो मुकम्मल कर चुके थे, तो बिल्कुल मैं आज उस जगह पे, मैं और फ़ख्र अब्बास उसी जगह पे सारा दिन रहे हैं। मैंने उस घर के अंदर जाकर देखा, जिस कमरे के ऊपर वो की छत ज़मीन बोस हुई है, उस कमरे के अंदर मट्टी थी, जो उनकी अलमारियाँ पड़ी हैं, जो बर्तन पड़े हैं, अभी तक बच्चों की जूतियाँ वहाँ पे उसी तरह ही पड़ी हुई हैं, जो बर्तन है वो उसी तरह पड़ा, और उनके ऊपर जो मट्टी थी जो उसके ऊपर डाली जा रही थी वो भी उसी तरह पड़ी हुई है। एक यानी आप कह रहे हैं कि मट्टी डाली जा रही थी और एक बच्ची ऑपरेशन का यही मौक़िफ़ है। जी, मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक बच्ची फौत हुई है तस्बिया, उसके वालिद ने भी यही बताया है कि उस पर काम हो रहा था, कंस्ट्रक्शन, ये जो मट्टी डाली जा रही है ना, वो उसका काम हो रहा था और बच्चे नीचे पढ़ रहे थे। 32 बच्चों की तादाद थी, जो उस कमरे, एक छोटा सा कमरा है, जैसे मैंने आपको बताया ना, 8 बाई 10 का है फुट का, तो वहाँ पे वो ज़मीन के ऊपर बैठे थे। ये भी नहीं किसी के पास कोई बूढ़ा हो, फर्श पर ये कोई कुर्सी हो, छोटी मोटी। वो ज़ाहिर खतून कह रही कि माली हालात उसके ये है कि खामद रेडी बान खुद जो है वो ट्यूशन पढ़ाकर घर का गुजारा करती। खातून बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन वही बात आती है ना कि उसको अपना घर भी देखना चाहिए था, कि उसके घर की गुंजाइश इतनी नहीं 12 साल से वहाँ पे वो बिल्कुल वो बिल्कुल 12 साल से अगर कर रही थी, तो मैं समझता हूँ कि किसी को वहाँ महल्लेदार को रोकना चाहिए था। उनके मुताबिक तो ये था कि अभी हमने बेहतर की है, छत को बेहतर की है। देखिए, अब वो बेहतर कर रहे थे तो फिर नहीं, इसमें जो पॉइंट आया मोहसिन अलवी ने कि मटीरियल, TR और इसका जो सीमेंट है, जो भी काम हुआ है, मिट्टी कौन सी थी, क्या वो गीली मिट्टी थी, उसका बहुत वजन होता है, तो ये सारा आपको लगता है कि ये भी चेक किया जाए? देखिए, गीली मिट्टी तो उस सूरत में होगी ना जब ऊपर सूखी डालेंगे, या ऊपर वो गार जो लेप बनाते हैं जिसमें तूड़ी डाली जाती है उसको सख्त करने के लिए। अब वो ऐसा सीन, वहाँ पे तूड़ी वाला सीन नज़र नहीं आया ऐसा मिट्टी का। मेरा ख्याल है कि ये उन्होंने सूखी मिट्टी डाल के उसको, वो कहते हैं ना कि लेवल कर रहे होंगे, और जो छत के ऊपर है 3 से 4 आदमी भी हो सकते होंगे, उसके अलावा मिट्टी का एक अपना वजन हो गया। ठीक है, वो जैसे ही मतलब अगर उस पर कुछ चले होंगे 1-2 बंदे, तो वो उसमें ये है कि मिट्टी डाल भी दी जाए, तो जब ये TR होता है ना, ये जो है वो इसमें लचक होती है और ये नीचे यकदम तो सारा नहीं आ सकता। एक बड़ी सोचने वाली बात है, ये तो सारा मलबा यकदम नीचे आया। सब इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अब छत अगर वो नहीं डल रही है तो इसमें ये चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है कि जो TR या गार्डर डाला जा रहा है, गार्डर का वजन कितना है, वो क्या जो वाया डाला जा रहा है उसके मुताबिक उसका वजन है भी या नहीं है। अगर उन्होंने वहाँ पे 40 किलो का गार्डर डालना है, तो उन्होंने अगर 30 किलो का गार्डर डाला है, तो इसमें आप किसी कंपनी को ब्लेम तो नहीं कर सकते हैं। इसमें तो खरीदने वाले बंदे की भी गलती है ना, कि खरीदने वाले बंदे ने। अच्छा, ये सारी बातें तो हम जो है वो
इसको हम मफरूज़ा या इम्कान कह सकते हैं। असल बात तो ये है कि फ़खर अब्बास साहब इस पूरे मामले के ऊपर पंजाब हुकूमत की कोई आला सतही कमेटी अभी तक अनाउंस की गई कि जो इस मामले की तहकीकात करे, ताकि ये तो सानिया हो चुका है, आगे से हम बच सकें। मियाँ साहब ये दूसरा सानिया पहला नहीं है, इससे पहले भी एक स्कूल की छत गिरी थी, उसमें 4 बच्चे जो थे वो जान की बाजी हार गए। अब लाहौर में ये 14 हैं। तो मैं हुकूमत पंजाब से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इसको एक टेस्ट केस बनाया जाए और इसको हल किया जाए। और इसमें पंजाब के सरकारी तलीमी निज़ाम पे भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उस गांव के अंदर सरकारी स्कूल थे या नहीं थे, 1 थे या 2 थे, और उनकी क्या हालत है। नहीं, आपने खुद विजिट किया है, आज क्या हालत आपने देखी है? पे जब विजिट किया है उसके मुताबिक वहाँ पे 2 स्कूल मौजूद हैं, एक इस वक्त ऑपरेशनल है और एक बंद पड़ा है, जिसमें एक गधे जो थे वो घूम फिर रहे थे। तो सूरत हाल तो ये है कि सरकारी निज़ाम तालीम जो है उस पर सवालिया निशान है। अगर समर कैंप के हवाले से बात की जाए तो पंजाब हुकूमत का जो टाइम दिया गया था उसके मुताबिक आज समर कैंप जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। तो ये अगर समर कैंप जो था ये सरकारी स्कूल में अगर सहूलियात वो बच्चों को फराहम की जाती तो सारी ये बच्चे ज़ाहिरी तौर पर वहाँ पे एक प्राइवेट ट्यूशन सेंटर या अकेडमी जो बनाई गई थी उसमें ना पढ़ने के लिए जाते, तो ये सानिया ही ना होता। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि हुकूमत को अपनी पॉलिसी जो है वो सरे नौ देखनी होगी और इस पॉलिसी को मोनिटर किया जाना चाहिए। और सूबाई वज़ीर तालीम बहुत एक्टिव भी हैं इस मामले में और वो चीज़ों को बड़े गौर से देखते हैं, स्कूलों के दौरे भी वो खुद करते हैं, एग्ज़ाम हूँ वो सारी चीज़ें खुद जाके देखते हैं। तो इस हवाले से उनको चाहिए कि इस स्कूल का भी जाके दौरा करे। सरकारी स्कूल में तालीम का जो निज़ाम इस वक्त वहाँ पे चल रहा है, काना के अंदर वो जो गांव है आलो में, उस पर जाके सूरत हाल को देखना चाहिए, स्कूल का निज़ाम जो है वो बेहतर बनाना चाहिए। इसमें ये बताइएगा कि ये जो घरों के अंदर छोटे छोटे घरों में 1 या 2 कमरों में ख़वातीन या उसमें मर्द जो है वो उस्ताद वहाँ पर एक ट्यूशन सेंटर या उसको बना लेते हैं कि घर के अंदर पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो ये आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है कि ये नहीं होना चाहिए या इसका भी कोई रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जगह कैसी है और पेरेंट्स को इसके ऊपर क्या करना चाहिए? मियाँ साहब इस हवाले से तो पहले ही पंजाब में बहुत सी प्राइवेट अकेडमीज़ जो हैं वो भी काम कर रही हैं और हमारा निज़ाम तालीम जो है उस पर मैं पहले ही आपको ये कह चुका हूँ कि ये एक सवालिया निशान बन चुका है कि आज आप स्कूलों में जाते हैं वहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं उनको एकेडमी के लिए भी कहा जाता है। तो अगर एक बच्चा डल है तो इस पर स्कूल वालों को चाहिए कि बच्चे पे मेहनत करें कि वो बच्चे को ज़रूरत ही ना पेश आए कि वो उसको एकेडमी जाना पड़े या किसी ट्यूशन सेंटर जाना पड़े। अगर वो बच्चे किसी स्कूल में मोहल्ले के किसी प्राइवेट छोटे स्कूल में या जिस तरह भी पढ़ रहे थे या सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे सहूलियात का फुकदान था तो वो बच्चे एकेडमी में गए हैं ना। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन और ब्रेक के बाद दोबारा वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन इंतहाई अफसोसनाक जो सानिया हुआ है काना में उसके ऊपर बात कर रहे हैं और इस वक्त अगर बात करें तो कोई इसमें मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, कोई कहता है ये गफलत है, कोई कहता है नहीं गफलत। तो बहरहाल जो जिनके 14 बच्चे चले गए और एक फैमिली के तो 3 बच्चे चले गए हैं, बच्चों को पैदा करना, पालना और उनके साथ जो अटैचमेंट होती है वो सिर्फ उनके वालिदैन की है, उनको पता होगा कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। बहरहाल इसके ऊपर जो है वो हमारा काम तो ये है कि इस पूरे मामले के ऊपर ज़मीर की आवाज़ बनना चाहिए और जो हुक़ाइक़ है वो सामने रखें और फ्यूचर में इस तरह के वाक़यात ना हों। पंजाब हुकूमत की कितनी ज़िम्मेदारी है और महकमों की कितनी ज़िम्मेदारी है और हमारी अपनी पेरेंट्स की, वालिदैन की कितनी ज़िम्मेदारी है, ये भी देखना होगा। फ़खर अब्बास साहब आप क्या कहते हैं, गली मोहल्ले में छोटे ट्यूशन सेंटर या घरों के अंदर जो होता है ये सिलसिला पढ़ाने का, तो ये होना चाहिए या आपकी क्या राय है? मियाँ साहब मेरी राय इसमें 2 तरह की है। पहली बात यह है कि अगर हुकूमत की जानब से सहूलियात शहरियों को फराहम कर दी गई हैं तो फिर ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ाने, लेकिन ये रिवाज भी तो है ना कि ट्यूशन पढ़ाना है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी हद तक भी जाते हैं। आज वहाँ पे मौजूद हमारे एक बच्चे की दुआ जो है, इनके चचा से बात हुई, दुआ के चचा का ये कहना था कि हमारे बच्चे जाने वाले तो जा चुके हैं, अब हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि हुकूमत हमारे इलाके में एक अच्छा स्कूल बना के दे। तो वो देखें उनकी तो तालीम से लगाव का ये हाल है कि लोग अपने बच्चों की जाने जो है वो 2 बच्चों की गंवाने के बाद दुआ और अली ये उसके 2 भतीजे थे उस बंदे के, उसका ये कहना था कि ये दोनों मेरे भतीजे हैं, हमारे बच्चों की तो जान चली गई है।
लेकिन हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत हमारे इलाके में एक ऐसा स्कूल बनाए जहाँ पे बच्चों को तमाम सहूलियात दी जाएं। तो हमारे जो लोग हैं वो खुद भी एक किसी दुकान पे नौकरी करते थे, तो देखें इन हालात के बावजूद भी वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किस हद तक सिंसियर है कि अपने भतीजों की 2 बच्चों की जान जाने के बाद एक घर से 2 लाशें उठ रही हूँ। और ये हमारे लिए सिर्फ कहना आसान बात है कि वो यार वो सानिया हो गया या ये हो गया, लेकिन इस सानिया होने के बाद आप अपने घर से 2 लाशें 2 घंटे या 4 घंटे उठाने के बाद आप जब ये अल्फाज कह रहे हो कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि हुकूमत हमें एक अच्छा स्कूल बना के दे, तो हुकूमत की जिम्मेदारी इससे बड़ी और क्या हो सकती है कि एक बंदे के घर से 2 लाशें उठी हैं, चंद घंटे पहले उनको वो दफना के आ रहा है, खाना उसने नहीं खाया, सारी रात वो सोया नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसका हुकूमत से सिर्फ एक मुतालबा है कि मुझे एक स्कूल दे दें जिसमें मेरे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ सकें। नहीं, लेकिन फखर अब्बास साहब कानानो की अगर बात करें तो वहां पर सरकारी स्कूल तो होंगे। मियाँ साहब, अगर सरकारी स्कूल वहाँ पे मौजूद है तो जिस घर से 2 लाशें उठी हैं, दुआ और अली के चचा ये बात वहाँ पे ना कर रहे होते कि मुझे स्कूल में सहूलियत, नहीं, लेकिन ये ट्यूशन तो एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है ना स्कूल के अलावा। तो फिर स्कूल के अलावा अगर मियाँ साहब ये ट्यूशन जो है एक्स्ट्रा पढ़ाई जा रही है, वालिदैन की अपनी मर्जी है, तो फिर हुकूमत ने अगर सहूलियात या जिस स्कूल में वो प्राइवेट स्कूल में मोहल्ले में या किसी स्कूल में पढ़ रहे थे वहाँ पे सहूलियात नहीं थी, तो ये फिर नौबत भी पेश आई है ना कि अगर किसी का भी दिल नहीं करता है कि इतनी गर्मी में अपने बच्चों को बाहर भेजें। हम यहाँ पे दफ्तर आते हैं तो बिला वजह किसी दोस्त की कॉल आ जाए तो हम कहते हैं नहीं यार गर्मी बहुत है, मौसम जिस दिन ठीक होगा मैं उस दिन आऊँगा। तो किसी वालिद का दिल नहीं करेगा कि वो एक 8 बाय 10 के कमरे में अपने 20 से 25 बच्चों को जाके बिठा दे, और वहाँ पर जब पता है कि शदीद हबस है, गर्मी है, अंदर एक पंखा ही लगा हुआ है ना, तो वहां पे बच्चा बैठ के उसको माहौल ही नहीं मिलेगा, वो कैसे पढ़ सकता है। जी तो, ठीक है मोहसिन अलवी साहब बताइएगा कि इसके ऊपर आप पंजाब हुकूमत को कितना जिम्मेदार समझते हैं? मियाँ साहब, हमारे समझने ना समझने क्या फर्क पड़ेगा। आप जैसे फखर बात कर रहा है, एजुकेशन सिस्टम तो कोलैप्स है सारा कुछ, लेकिन आप देख लें, आप दावे देख लें, आप प्रेस रिलीज देख लें तो यूरोप से आगे निकल गए हैं। रियलिटीज ये है कि वो काना लाहौर के अंदर है, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे सरकारी अस्पताल में गधे बंधे हुए, अभी फखर अब्बास साहब भी फरमा रहे थे। तो फिर यहाँ से आप सरकारी स्कूल में अब ये फखर अभी कह रहा था आपके, अगर सरकारी स्कूल में बता रहे हैं कि गधे वहां पर हैं, बांधे हुए हैं, बंद है सरकारी स्कूल। फखर अब्बास सरकारी स्कूल सर वो बिल्डिंग खाली पड़ी है, साथ एक नया स्कूल बना है और जिसमें अभी बच्चे पढ़ सरकारी बंद पड़ा है वहाँ, 2 सरकारी स्कूल है वहाँ पे, एक बंद पड़ा है, एक में तो वो तो छुट्टियां हैं आजकल, तो बंद तो होगा। सर समर कैंप जो है वो कल खत्म हुए हैं ना, आज पहला दिन है उनके खत्म होने का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे ये आलम होना चाहिए। उस मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि एक घर से 2 लाशें उठ रही हैं, वो अपने बच्चों को दफना के आ रहे हैं, दुआ जो बची है उसकी 9 साल उम्र है, और दुआ का चचा ये मुतालबा कर रहा है कि मुझे पैसे हुकूमत से नहीं चाहिए, हुकूमत ने ये जो इमदाद का ऐलान किया हमें इमदाद नहीं चाहिए। फखर अब्बास साहब, ये सारे बच्चे किस स्कूल में पढ़ते थे? ये मुख्तलिफ स्कूल्स में पढ़ रहे थे, प्राइवेट या सरकारी स्कूलों में? कुछ सरकारी या प्राइवेट, इस हवाले से कोई अभी अदादोशुमार सामने नहीं आए हैं। सिर्फ ये इतना ही बताया जा रहा है कि एकेडमी में पढ़ते थे। मुतअद्दिद लोग जो थे वो तो इस मामले पे बात करने को तैयार नहीं है, अगर कोई बात करने को तैयार भी है तो उनकी तरफ से 1-2 मुतालबात सामने आए हैं। पहला मुतालबा ये है कि यहाँ पे एक अच्छा सरकारी स्कूल बनाया जाए जहाँ पे तमाम सहूलियात मुयस्सर हों, और दूसरा मुतालबा वहाँ पे उनकी जानिब से ये सामने आया कि स्कूल बनाया जाए और स्कूल के कमरे जो हैं वो यहाँ पे जो बच्चे शहीद हुए हैं, जो बच्चे जिनकी डेथ हुई है, इस स्कूल के बच्चे जो हैं स्कूल के कमरे उन बच्चों के नाम से मंसूब किए जाएं कि ये इस बच्चे के नाम से मंसूब किया गया है, ताकि आने वाले जो कल है उसमें बच्चे मुस्तकबिल में अच्छे तरीके से तालीम हासिल कर सकें। ठीक है शाहिद रिजवी साहब, इस पूरे मामले के ऊपर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, सानिया है, फ़ज़ा जो है वो सोगवार है पूरे लाहौर की। आज सुबह उठकर जब देखा तो लगता ही नहीं था कि जो है वो लाहौर है जिसमें जो है वो खुशी और जिस तरह लाहौरी होते हैं। बहरहाल रात से बड़े अफसरदा हैं, जब भी कोई वीडियो सामने आती है तो दिल जो है वो रोना शुरू कर देते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता बच्चों की इस तरह की सूरत हाल। इसके ऊपर आप बताएं कि महकमों की कौन कौन से महकमे ने क्या काम किया, आप क्या समझते हैं कि किस में कोई कोताही थी या सारे महकमे भरपूर तरीके से पहुँच कर उन्होंने पूरी कोशिश की और अपना हक अदा कर दिया? देखिए मियां साहब, सर 10 जो लोग वहाँ पे थे जिन्होंने अपने मदद आपके तहत जो है उस मलबे से तले दबे जो बच्चे थे उनको निकाला है, उनका यही कहना था कि जो रेस्क्यू अमला जो है वो तख़ीर से आया। दूसरी बात उनका ये कहना था कि 5 बच्चे जिनकी अमवात जो है वो
हुई है, उनको मलबे से ज़िंदा निकाला गया था। जो अच्छा, 5 बच्चों को जिंदा मलबे से निकाला गया था। ये रेस्क्यू की टीमों के पास जो है सिलेंडर नहीं थे उनकी एम्बुलेंस के अंदर कि जिससे उनको ऑक्सीजन दी जाती और वो जिंदा बच जाते। अब वहाँ से अस्पताल का भी फासला है, जो दुश्वार गुजार रास्ते हैं वहाँ से, मतलब जैसे फ़खर ने बताया कि अगर एक गाड़ी को जा रही है तो 7 मोटरसाइकिल नहीं गुजर सकती। अब आप अंदाज़ा करें, वो रात का वक्त था, शाम का वक्त था, तो कितना वहाँ पर रश होगा, क्योंकि लोगों को पता लग चुका था कि ये इतना बड़ा वाक़या हो चुका है। हर बंदा उस तरफ अप्रोच कर रहा था, चाहे वो गाड़ी वाला है, पैदल है या मोटरसाइकिल सवार, हर उस तरफ जा रहा था। वहाँ से जो जनरल अस्पताल की बात करें वो भी काफ़ी दूर है, कम से कम 10 से 12 मील का फासला है। जो THQ अस्पताल वो वहाँ पे करीबी था, वहाँ पे इतनी, शायद मैं गलत हूँ या शायद मैं ठीक भी हूँ कि इतनी शायद उनके पास सहूलियात भी ना हो जो शहर के अस्पतालों में होती हैं। जैसे लेकिन साहब वहाँ पे तो डेड रिसीव्ड थे 14 बच्चे। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो लेकिन या तो ये वहाँ पर बच्चे पहुँचे हों और वहाँ पर जो है वो उनको कोई वेंटिलेटर या फिर हो, तो फिर आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ना मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा शायद मैं गलत हूँ, शायद मैं ठीक हूँ, क्योंकि जो वहाँ पे एनी शाहिदीन थे जिनसे बात हुई, जिन्होंने बताया कि वहाँ पे ये ऑक्सीजन सिलेंडर वाली बात तो एनी शाहिदीन ने की है कि एम्बुलेंस में नहीं थे। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और जो अगर आप महकमों की बात करते हैं तो हम हर सानिया के बाद जो है एक्टिव होते हैं कुछ दिनों के लिए। जैसे अब ये इतना बड़ा सानिया हो गया है, 14 बच्चे जो हैं वो चले गए, मासूम बच्चे। अब जो है तमाम महकमे, जिसमें कह लें कि ज़िला इंतज़ामिया भी है, उसके अलावा स्कूल अथॉरिटीज़ भी हैं और दीगर जो इससे मुतल्लिक़ा हैं टाउन्स की इंतज़ामिया, वो एक्टिव हो चुके हैं। उनको चूँकि वज़ीर आला की जानिब से सख्त एक्शन लिया गया है कि मुझे इसकी रिपोर्ट दी जाए, कौन कौन इसमें ज़िम्मेदार है। बिल्कुल जो ज़िम्मेदार हैं उनका तयन करके इसमें उनको कड़ी सज़ा दिलवानी चाहिए। जैसे अभी मौसम बात कर रहे थे कि किस कंपनी का वहाँ पर सीमेंट इस्तेमाल हुआ है या किस कंपनी का TR आया है या टाइलें हैं, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। उनको भी पूछना चाहिए कि जनाब आपने एक्सपायर डेट का सीमेंट दे दिया जिसकी मुद्दत मियाद ख़त्म हो चुकी थी, वो तो नुकसान है, सिर्फ सरासर नुकसान है। अगर वो इस्तेमाल किया गया है तो वो उन पर भी पर्चा होना चाहिए, उनको पकड़ के कानून के कटहरे में लाना चाहिए। इस वक्त कितनी गिरफ्तारियाँ हैं? 5 जो DIG ऑपरेशन ने कहा है कल कि 5 गिरफ्तारियाँ हैं। पर्चा भी हो चुका है? जी पर्चा भी इस वाक़े का हो चुका है। कौन सी दफ़ात लगाई गई? उसमें 322 इतफाक़िया हादसा है और उसके अलावा जो बच्चे ज़ख्मी हैं 337H ये दफ़ा लगाई गई है। चूँकि डायरेक्ट ये उस कत्ल के ज़ुमरे में नहीं आता कि 302 लगे, इसलिए हादसाती तौर पे उन्होंने लगाई है दफ़ा के हादसा। इतफाक़िया हो गया कि किस किस का नाम है FIR में? देखिए उसमें ये है, एक तो वो 2 भाई हैं, एक फैज़ान है और उसका दूसरा भाई है, और एक उमैर जो है वहाँ पे जो मिस्त्री राज काम कर रहा था वो है, और 2 और बंदे। तो ये 5 बंदों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें अब देखने वाली बात यह है कि जो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर है मुतलका निश्तर टाउन का काशिफ असलम, उसकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया। आप देख लें कि उससे पहले ये इंतज़ामिया, ये इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर सोए हुए थे। बिल्कुल, इन्होंने क्यों नहीं वहाँ जाके देखा? इनकी तो जिम्मेदारी है। जैसे ये फखर ने बताया कि 12 साल से ये अकेडमी। जी बिल्कुल ठीक है। जी मोहसिन अलवी साहब, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर का क्या काम होता है? रिजवी साहब से जरा पूछिए क्या काम होता है इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर जो है वो कह रहे हैं। मोहसिन अलवी साहब, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर जो है अमल दरामद करवाने के लिए होता है, किसी भी जो महकमे का होता है। जैसे ये टाउन का इंस्पेक्टर है तो इसने जो वहाँ पे जो टाउन के अंदर मुतलका जैसे निश्तर टाउन है, जो उसमें काम होने हैं अमल दरामद उस पर करवाना है बसूरत दीगर जी इंस्पेक्टर है जो होंगे, जो दिल्ली इंतजामिया के इंस्पेक्टर वहाँ पर गए होंगे, जिन्होंने मंजूरी दी होगी इस जगह की ये बनाने की, तो पर्चा तो उनके खिलाफ होना चाहिए था कि भाई आपने कैसे दे दी मंजूरी? नहीं, वो तो गए नहीं वहाँ पे, वो शायद वो कहाँ गए होंगे, वो तो बड़े बड़े प्लाजे, बड़े बड़े जो इमारत है वहाँ पर जाते हैं। यही तो हम बात कर रहे हैं कि जिम्मेदारों को तयन करना चाहिए कि अब तो सारे उठ के आ गए जी मेरी। जी बिल्कुल, इसमें जो भी मुलव्वस है उसकी जिम्मेदारी आयद होनी चाहिए। और पंजाब हुकूमत को इसके ऊपर 2 सानिया हो चुके हैं, तीसरे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और खुदारा इसके ऊपर कोई ना कोई SOPs बना दें, नोटिस लें। जो है वो पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों को इस तरह की ट्यूशन सेंटर में ना भेजें, और जिन्होंने ट्यूशन सेंटर बनाए हैं खुदारा वो भी कमरे की हालत देख लें। बहरहाल बहुत शुक्रिया। इसके ऊपर शाहिद रिजवी साहब मेरे साथ मौजूद थे, मोहसिन अलवी साहब और फ़खर बाज साहब, बिलाल मिर्ज़ा साहब मेरे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप सबका। नाज़रीन, इस पूरे मामले के ऊपर आप देखते हैं कि पंजाब हुकूमत क्या करती है।
कोई फर्दर जो है वो इकदाम करती है इस तरह के हादसा से बचने के लिए, या फिर ऐसे ही मामला चलेगा? इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।